जय हिंद साथियों। गणित शिक्षण की चुनौतियां एक महत्वपूर्ण खंड है जिसपे हम लोग बड़ी एक शानदार चर्चा के माध्यम से इस बात को समझने वाले हैं कि गणित शिक्षण को लेकर के कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां होती हैं जिन्हें गणित शिक्षक फेस करता है व्यवहारिक परिस्थितियों में। और सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि क्या ये चुनौतियां केवल गणित विषय को लेकर के ही हैं, गणित विषय के शिक्षण के दौरान ही आती हैं या प्रत्येक विषय के शिक्षण के दौरान आती हैं। तो हम पहले एक बार व्यापक संदर्भ समझ लें और उसके बाद हम लोग गणित के संदर्भ में बात करेंगे। निश्चित तौर पर आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई भी विषय हो, किसी भी विषय का शिक्षण अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षण कराना कई सारे कौशलों का समावेश होता है। आप जब शिक्षण के नवाचार जब आप पढ़ते हैं, शिक्षण के उपागम जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर सूक्ष्म शिक्षण एक उपागम आप पढ़ते हैं, एक नवाचार है। और आपने जब बीएड बीएससीसी किया होगा तो निश्चित तौर पर उस सूक्ष्म शिक्षण वाले प्रक्रिया से आप गुजरे होंगे। और ये मैंने आपको उस टॉपिक में भी पढ़ाया है। आपने खुद जब माइक्रो टीचिंग जब की है तो आपको ये वहां बताया गया था कि माइक्रो टीचिंग केवल और केवल इसलिए होती है कि शिक्षण के कौशलों में सुधार किया जा सके, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण जो होती है वो विषय केंद्रित नहीं होती है, शिक्षण कौशल केंद्रित होती है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि शिक्षण कौशल जो है वो आपके सुदृढ़ हो और उनमें अगर कोई कमियां हैं तो जो फीडबैक होता है, जो आपके साथी स्टूडेंट जो बीएड कर रहे हैं या बीएससीसी कर रहे हैं वो आपको फीडबैक देते थे, उसके बाद आप पुनः योजना, मैंने सूक्ष्म शिक्षण चक्र बनाया है, आप योजना बनाते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रस्तुतिकरण के बाद आपको फीडबैक प्रतिपुष्टि आती है, प्रतिपुष्टि के बाद पुनः योजना बनती है, पुनः प्रस्तुतिकरण होता है, पुनः फीडबैक होता है। और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तब तक कि जब तक कि आपके शिक्षण कौशलों में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता और शिक्षण कौशलों की जो त्रुटियां हैं वो दूर हो जाती हैं, और दूर होते होते इतनी कम हो जाए, बिल्कुल न्यून हो जाए। इसीलिए इसको अवरोही, एलन ने अवरोही प्रक्रिया कहा था शिक्षण कौशल की इस माइक्रो टीचिंग प्रणाली को, पद्धति को। तो ये मैंने आपको संदर्भ जोड़ा है। तो मतलब ये है कि शिक्षण कराना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है। एक अध्यापक के अंदर संप्रेषण कौशल होना चाहिए, अच्छा, बच्चों से कनेक्ट होने की ताकत होनी चाहिए, विषय का ज्ञाता वो होनी होना चाहिए, और उस विषय के ज्ञाता होने के साथ साथ उसका प्रस्तुतिकरण करने का उसका जो तरीका है वो तरीका उसका मजबूत होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, बच्चों के साथ मनोवैज्ञानिक प्रकार से होना चाहिए। तो शिक्षण में ऑलरेडी कई सारे कौशल जुड़े होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रत्येक विषय का शिक्षण अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा ही होगा, लेकिन गणित विषय का शिक्षण जो होता है वो बाकी विषयों की तुलना में कुछ ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि गणित विषय पढ़ने के लिए जब बच्चा क्लास में आता है तो वो एक ग्रंथि लेकर के ऑलरेडी बैठता है, जो ग्रंथि वो बाकी अन्य विषयों में लेकर के नहीं बैठता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जब अपनी हिंदी की क्लास में या सामाजिक विज्ञान की क्लास में जब बैठेगा, तो हिंदी और सामाजिक और ऐसे विषयों की क्लास में जब बैठता है तो वो कभी ये सोच के नहीं बैठता है कि ये कठिन विषय है। उसे भी पढ़ने में मजा आता है, वो तुरंत उससे कनेक्ट हो जाता है उस विषय से, क्योंकि सामाजिक विज्ञान लगती है उसे अपने आसपास के सभी परिवेश में जुड़ी जो वस्तुएं उनसे जुड़ी बातें पर्यावरण के माध्यम से पढ़े या सामाजिक के माध्यम से पढ़े। हिंदी को एक सामान्य तौर पर परसेप्शन है कि हिंदी वैसे सरल होती है, तो वो इन विषयों की क्लास में, हिंदी, सामाजिक, संस्कृत जैसी क्लास में प्राय जब वो बैठता है तो उसके दिमाग में ये भय नहीं होता है कि ये कोई कठिन विषय होगा। लेकिन गणित के बारे में ये सुनते 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 कि गणित तो कठिन है, गणित तो कठिन है, गणित तो कठिन है, वो जिसको देखो उसको देखता है तो वो ये कहता है कि मेरे को तो गणित समझ में नहीं आता। दूसरे से पूछता है, वो भी बोलता है कि मेरे को गणित समझ में नहीं आता। तीसरे से पूछता है, वो बोलता है कि गणित ही सबसे ज्यादा कठिन है। तो ऐसा सब कुछ सुनते सुनते उसके दिमाग में कुछ पूर्वाग्रह बन जाते हैं, कुछ ग्रंथियां बन जाती है कि नहीं यार ये विषय तो गणित तो कठिन है। तो फिर जब वो क्लास में बैठता है गणित को सीखने के लिए तो फिर वो पहले से कुछ पूर्वाग्रह जो उसने बना रखे हैं, पहले से उसने कुछ ग्रंथियां बना रखी हैं, वो ग्रंथियों के साथ बैठता है। और परिणाम ये होता है कि फिर वो गणित को उन विषयों की तुलना में जिनको वो सरल समझ के सीख रहा है उन विषयों की तुलना में उतना नहीं सीख पाता। और ये ग्रंथि विकसित होते होते एक दिन ऐसा आता है कि वो कुल मिलाकर के गणित में काम धकिया देता है, काम चल जाता है, लेकिन गणित में वो दक्ष नहीं हो पाता, एक्सपर्ट नहीं हो पाता। और ये जो काम होता है
ये गणित के प्रति, गणित में अधिकांश बच्चों के पिछड़ने के प्रति ये मूल कारण इसका यही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैंने अपने एक सेशन में इस बात को बोला था, मैंने बोला था कि ऐसे बच्चे 100 बच्चे ढूंढ करके लाओ जिन बच्चों को ये फील होता है कि गणित कठिन है। मैं उन 100 बच्चों में से 95 से ज्यादा बच्चों को मैं ये सिद्ध करके बता सकता हूं, उनको गणित पढ़ा करके, कि उनको गणित बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आता है। पढ़ाने का तरीका आपका होना चाहिए, आगमनात्मक पद्धतियों के साथ होना चाहिए। और मैं सिर्फ ये कहता नहीं हूं, मैंने ये सिद्ध करके दिखाया है। मैं ये सिद्ध करके दिखाया, क्योंकि वो बच्चे जो गणित में घबराते हैं, उनके घबराने के कारणों का मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं अपने अनुभवों से उनके इस कारणों का विश्लेषण मैं कर चुका हूं, और किस वजह से उनको कठिन लगता है वो अभी हम, जैसे गणित शिक्षण की चुनौतियों पर हम लोग बात करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं गणित शिक्षण में, और उन सारी चुनौतियों को हम लोग एक बार अच्छे से व्यवस्थित बिंदु बना करके बिंदुवार एक बार हम चर्चा करते हैं। और प्रत्येक गणित शिक्षण की चुनौती को हम दो रूप में देखेंगे। एक तो गणित शिक्षण की सारी सारी चुनौतियां हैं क्या, और फिर दूसरा रूप होता है कि जो विशेष प्रकार के असाधारण बालक, यानी कि प्रतिभाशाली बालक, ध्यान को प्रतिभाशाली बालकों को, असाधारण बालकों को गणित पढ़ाना भी अपने आप में एक चुनौती होता है। और विमंदित बालकों को, पिछड़े बालकों को, गधेड़ों को गणित पढ़ाना भी, ये भी एक चुनौती होता है। तो इन दोनों को पढ़ाने की अलग अलग स्थितियां क्या है, वो बिंदुओं को भी हम देखेंगे अंत में, या दूसरे वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये जो है गणित शिक्षण की सामान्य चुनौतियां क्या है, तो मैं पहले एक बार भूमिका बनाता हूं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। प्रत्येक विषय, प्रत्येक विषय का शिक्षण, प्रत्येक विषय का शिक्षण स्वयं में, स्वयं में चुनौतीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण होता ही है, होता ही है। क्योंकि शिक्षण के लिए अनेकों, शिक्षण के लिए अनेकों कौशलों, अनेकों कौशलों जैसे संप्रेषण, संप्रेषण बहुत बड़ा एक कौशल होता है। ध्यान रखो, कम्युनिकेशन आपका बहुत ज्यादा प्रॉपर होना चाहिए, बच्चों के साथ जुड़ने की क्षमता आपकी बहुत ज्यादा प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे संप्रेषण, विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षण की पद्धतियों, शिक्षण की उचित पद्धति, उचित लिखो, शिक्षण की उचित पद्धतियों का ज्ञान आदि। तो क्योंकि शिक्षण के लिए अनेकों कौशलों जैसे संप्रेषण, विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षण की उचित पद्धति ज्ञान आदि महत्वपूर्ण होते हैं। और शिक्षण कौशलों में सुधार के लिए ही सूक्ष्म शिक्षण योजना, शिक्षण कौशलों में, शिक्षण कौशलों में सुधार के उद्देश्य से ही, सुधार के उद्देश्य से ही सूक्ष्म शिक्षण, इसको अलग इंक से लिख देता हूं मैं, सूक्ष्म शिक्षण योजना, सूक्ष्म शिक्षण योजना, माइक्रो टीचिंग जिसे बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग। बच्चे करके आए हैं बीएड बीएससीसी में, आप बहुत अच्छे से करके आए होंगे निश्चित तौर पर। तो सूक्ष्म शिक्षण योजना बनाई जाती है, बनाई जाती है। किंतु अन्य विषयों की तुलना में, किंतु अन्य विषयों की तुलना में, अन्य विषयों की तुलना में गणित शिक्षण, अन्य विषयों की तुलना में गणित शिक्षण कुछ अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, कुछ अधिक चुनौतीपूर्ण
हो जाता है, क्योंकि, और जैसे मैंने अभी कहा कि गणित शिक्षण कुछ अधिक अन्य विषयों की, तो वैसे तो सभी विषयों का शिक्षण चुनौतीपूर्ण है, लेकिन गणित थोड़ा सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और इसके पीछे दोनों कारक काम करेंगे, कुछ तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, तो कुछ तो गणित विषय है ही तार्किक जटिल संरचना का अन्य विषयों की तुलना में, तो तार्किक प्रवृत्ति तो है ही गणित की। तार्किक प्रवृत्ति है, स्पाइरल नेचर है, सर्पिलाकार प्रकृति है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से गुंथा हुआ है। तो जब तक आप नीचे वाला नहीं समझेंगे तो ऊपर वाला नहीं समझेंगे, फिर उसको ऊपर वाला नहीं समझेंगे तो सारा का सारा मामला खराब होगा। तो कुछ तो इसकी गणित की संरचना ऐसी है, गणित की प्रकृति ऐसी है, और कुछ उस जटिल तार्किक संरचना के कारण कुछ बच्चों ने पहले से ही पूर्वाग्रह पाल रखी है, कुछ ने दूसरों से सुन सुन करके ये मान लिया है कि गणित कठिन है, समझ में नहीं आएगा। फिर तो उसके समझ में अगर आ भी रहा होगा तो यही अपने आप को तसल्ली देता है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो करेला और नीम चढ़ा की बात है, कुछ तो जटिल और तार्किक प्रकृति और कुछ पूर्वाग्रह है, ये सबसे बड़े कारण होते हैं प्रारंभिक। और भी बहुत सारे कारण हैं जिन्हें अभी हम कारण में चर्चा करेंगे, मैं लिखाऊंगा। अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि गणित विषय की संरचना एवं प्रकृति, संरचना एवं प्रकृति के साथ साथ बालकों के पूर्वाग्रह भी गणित अधिगम को प्रभावित करते हैं, गणित के सीखने को प्रभावित करते हैं, गणित अधिगम को प्रभावित करते हैं। अतः ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में, अतः ऐसी दशा में गणित शिक्षक को अनेकों समस्याओं, और ध्यान रखो ये टॉपिक कई जगह गणित शिक्षण की समस्या के नाम से आता है, कई जगह गणित शिक्षण की चुनौतियों के नाम से आता है, और दोनों का सेम अर्थ है ना। तो अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मैं दोनों लिख देता हूं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसको एक बार हम लोग देखते हैं। चलिए, तो गणित शिक्षण की प्रमुख चुनौतियां निम्न प्रकार हैं। गणित शिक्षण की प्रमुख चुनौतियां निम्न प्रकार हैं। और आ जाओ, निम्न प्रकार कौन कौन सी चुनौतियां हैं, एक एक करके हम बिंदु बनाएंगे और श्रेष्ठ समझ बनाएंगे। ध्यान रखो, टॉपिक एक बार सुन करके ऐसे समझ में आ जाए तो मजा आता है। खाली एक बार आप बिंदुओं को सुन लें, समझ लें, और फिर आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाए, और फिर आपको लिटरली वो आप एक एक चीज को एकदम पढ़ के भी नहीं जाओ, लेकिन परीक्षा में सवाल देखो तो तुरंत आपके दिमाग में वो आंसर आपके कनेक्ट हो जाए। ऐसे पढ़ने पढ़ाने में मजा आता है, और मुझे तो ऐसे ही पढ़ाने में मजा आता है। और मैं तो हमेशा अपने विद्यार्थियों के साथ संवाद इसी टोन में करना चाहता हूं, इसी टोन में करता हूं कि बच्चा अच्छे से तथ्यों को सुन ले, समझ ले, उसकी समझ बन जाए। मैंने कभी भी एक प्रश्न या 10 प्रश्न या 100 प्रश्न बच्चों को बताने से ज्यादा वरीयता इस बात को दी है कि बच्चों की समझ इतनी डेवलप हो जाए कि बच्चे स्वयं निर्णय ले सके, तो फिर वो हजारों प्रश्नों को करने में सक्षम होते हैं। ध्यान रखो, तो आप समझ के तौर पर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करो। मैं ज्ञान के लेवल पे काम बहुत कम करता हूं। हम शिक्षण के उद्देश्यों में पढ़ते हैं ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये जो संज्ञानात्मक स्तर पर उद्देश्य है, मैं ज्ञान के स्तर पर काम को वरीयता कम देता हूं, अवबोध स्तर पर, विश्लेषण स्तर पर वरीयता ज्यादा देता हूं, क्योंकि वहां आपकी समझ बन जाती है तो नीचे के स्तर अपने आप साफ होते जाते हैं। फिर आपको परीक्षा में, कठिन परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं आती है। तो कौन सी चुनौतियां आती हैं, और सबसे पहली चुनौतियों में हम लिखेंगे
सबसे पहले पहले गणित विषय की, ये तो सबसे पहली पहली आएगी, गणित विषय की, गणित विषय की तार्किक सर्पिलाकार, सर्पिलाकार एवं तुलनात्मक जटिल संरचना, तुलनात्मक जटिल संरचना। और आप जानते हो इस बात को कि गणित विषय जो होता है अन्य विषयों की तुलना में तार्किक तो होता है, ज्यादा तार्किक होता है, बल्कि आपको और ज्यादा अच्छा वाक्य अगर बनाना पड़े कि गणित विषय से ज्यादा तार्किक कोई विषय होता ही नहीं है, तो थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। और लॉजिक लगाने के लिए दिमाग में थोड़ा सा पेन लेना होता है, और पेन लेने से हम लोग घबराते हैं। हम लोग से मतलब बच्चे घबराते हैं, क्योंकि हर वो चीज जिसमें पेन होता हो वो एकदम आदमी उसको करना नहीं चाहता है। तो तार्किक संरचना है और सर्पिलाकार है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से गुथा हुआ है। तो गुथा हुआ है तो फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। जैसे हिंदी में आप पढ़ रहे हैं, अब हिंदी में मान लीजिए आप साहित्य की बात अगर करें, साहित्य के क्षेत्र की, तो कबीर है, रसखान है, मान लीजिए जयशंकर प्रसाद है, हरवंश राय बच्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है। तो अब इनमें से क्रम से अगर ये 7 8 10 पाठ है, अब इनमें से आपने किसी एक पाठ को आपने नहीं पढ़ा है, दूसरे को भी नहीं पढ़ा है, तीसरे पे आप जाके ज्वाइन करते हैं, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपने त्रिपाठी को नहीं पढ़ा, जयशंकर त्रिपाठी को नहीं, निराला को नहीं पढ़ा, आपने सिमंगल सिंह सुमन को नहीं पढ़ा, आप हरवंश राय बच्चन को पढ़ रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? क्या समझ में नहीं आएगा? प्रॉपर समझ में आएगा। लेकिन आप सोच के देखिए कि गणित में मूलभूत संक्रियाएं बच्चे ने सीखी नहीं है, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक बच्चे ने सीखा नहीं है, भिन्न बच्चा जानता नहीं है, और आप उसको बड़े स्तर के सवाल कराओ, कहां से बच्चा कर ले? कर ही नहीं सकता है। अरे वो समझ ही नहीं सकता है बच्चे को नीचे से हर कॉन्सेप्ट को करेक्ट करके। और इसीलिए जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि गणित के सिलेबस को लेकर के आप जो छटनी करते कि इस टॉपिक को निकाल दो, इस टॉपिक को निकाल दो, गणित के सिलेबस में छटनी कभी इंटेलिजेंट बच्चे, समझदार बच्चे कभी छटनी नहीं करते हैं, क्योंकि गणित की हर अवधारणा कहीं दूसरी अवधारणा को बहुत तगड़ा सपोर्ट दे रही होती है। मैं तो गणित के सिलेबस में कभी भी छटनी के कभी भी पक्षधर रहता नहीं हूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं। तो इसलिए गणित की सर्पिलाकार जो प्रकृति होती है, तार्किक प्रकृति, हर कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा होना, तब अगर तो फिर जो बच्चे सिलेक्शन की सोचते हैं, फिर जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं 100% अंक मेरे आए, तब ये बच्चे सोचते हैं कि नहीं मैं सिलेक्शन में बहुत ऊपर रहूं, रिस्क ना रहे, तो उसके लिए आपको बहुत व्यापक ही तैयारी करनी होती है। और व्यापक तैयारी के लिए आपको एडिशनल पढ़ना होता है। ध्यान रखो, उतना ही सिलेबस है, उतना ही पढ़ने वाले बच्चे कभी भी इस बात को लेकर के एश्योर नहीं हो सकते कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उनका शायद हो जाए, शायद उनका नहीं हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा कवर करके चलते हैं, वो दृढ़ भाव के साथ जाते हैं, वो बच्चे फिर सेलेक्ट नहीं होते, वो बच्चे टॉप करते हैं। ध्यान रखो, और मैं हमेशा इस बात को दृढ़ता से बोलता हूं। तो गणित विषय की तार्किक सर्पिलाकार और तुलनात्मक जटिल संरचना, ये गणित शिक्षण की प्रथम एक चुनौती होती है। दूसरी प्रमुख चुनौती क्या? दूसरी प्रमुख चुनौती जिसके गणित विषय के प्रति, गणित विषय के प्रति पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह अंग्रेजी में प्रीजुडिसेस, पूर्वाग्रह, प्रीजुडिसेस। ये क्या हो? पूर्वाग्रह यानी कि आपने पहले से ही सोच लिया है कि ये तो ऐसा है। आप कभी किसी व्यक्ति के, किसी विषय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जाति धर्म के बारे में, किसी वस्तु के बारे में आप पहले से सोच बना लेते हैं ये तो ऐसी होगी, तो फिर वो भले ऐसी ना हो, फिर वो आपको ऐसी दिखती है, वो आपको देखना चालू हो जाती है। तो जिस दिन आप मान लेते हो कि गणित कठिन है, फिर वो भले कठिन नहीं हो, वो टॉपिक सरल चल रहा हो या गुरुजी बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो, आपने पूर्वाग्रह पाल लिया है, तो फिर वो आपको ऐसे ही दिखेगा। मैं तो कई बार बच्चों को बोलता हूं, जैसे आपकी क्लास में कोई गुरुजी पढ़ाने के लिए आए पहली बार नए, और बहुत शानदार, बहुत अच्छे मान लीजिए पढ़ाने वाले गुरुजी हो, लेकिन आपको पहले से ही कोई कान में फूंक जाए, यार ये जो गुरुजी आ रहे हैं ये वैसे दिमाग से कुछ पागल हैं, कुछ माइंड इनका खिसका हुआ है, तो वो अच्छा, वो जबकि पागल या खिसके हुए नहीं है, लेकिन किसी ने आपको बच्चों को बोल दिया कि देखो पढ़ाएंगे तो ठीक ठाक, लेकिन पागल है, कुछ क्रैक माइंड है, तो आप थोड़ा सा पढ़ते समय ध्यान रखना। तो मैं आपको सच पक्का बता रहा हूं, पूरे पीरियड में वो बेचारा पढ़ा रहा होगा, और कहीं उसने कहीं ऐसे कान खुजा लिया या कहीं ऐसे कर लिया या कहीं ऐसे कर लिया, फिर बाद में आप चर्चा करेंगे यार पढ़ाया तो ठीक था, पर पागल तो था, उसने ऐसे खुजाया था, उसने ऐसे किया था। अब वो बेचारा सामान्य प्रक्रिया में कर रहा है, उसको या खुजली हो रही है, कुछ हो रहा है, या मान लीजिए पसीना आ रहा है,
तो वो अपनी सामान्य प्रक्रिया में कर रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं यार पागल तो था, मैंने देखा था वो उसने ऐसे कुछ ऐसे, क्योंकि आपने पूर्वाग्रह प्रीजुडिस आपने पाल लिया है। और ऐसे ये सेम टू सेम गणित के साथ होता है। तो गणित विषय के प्रति पूर्वाग्रह, ग्रंथियां, है ना, ग्रंथियां पालना, ये दूसरा प्रमुख कारण होता है। तीसरा प्रमुख कारण क्या होता है? तीसरे प्रमुख कारण को देखो, गणित को, और ये तीसरा कारण बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। बल्कि मैं इस बात को बोलती, ये तो खैर सोच से जुड़े कारण है प्रकृति, लेकिन एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये कारण है। और आप में से गणित में कमजोर जो बच्चे हैं उनमें से 90% बच्चों के साथ ये तीसरा कारण होता है, और वो होता है गणित को आगमनात्मक पद्धतियों, गणित को आगमनात्मक पद्धतियों से न पढ़ाना, पद्धतियों से न पढ़ाना। आगमनात्मक पद्धति, इसको भी समझा देता हूं। आगमनात्मक पद्धति, मैंने आपको आगमन विधि जब कराई है, मैंने आपको वहां पर एक बड़ा इंपोर्टेंट आगमन विधि का गुण लिखाया है कि आगमन विधि किसी नवीन अवधारणा का, कोई गणित की हो, विज्ञान की हो, हिंदी सामाजिक की, कहीं की भी हो, ज्ञान को किसी नवीन अवधारणा का सबसे पहले परिचय जो कराया जाता है वो आगमन विधि से कराया जाता है। उसके लिए आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। अपने आप में एक प्रश्न है और ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि किसी नवीन अवधारणा को सबसे पहले बच्चों में परिचय कराया जाएगा तो कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? इसका ढोल बजा करके इसका उत्तर आगमन विधि होता है। तो अब आप बच्चों को क्या करते हो, गणित टीचर क्या करता है, बच्चों को औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लघुत्तम समावर्तक, महत्व, जब ये पढ़ाता है तो डायरेक्ट क्या करता है, सवाल बताता है। चलो लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक ऐसे निकालेंगे, चलो प्रतिशत ऐसे निकालेंगे, औसत ऐसे निकाला जाएगा, भिन्न में इस तरीके से सरल करके मान। आपने कभी बच्चे को ये बताया ही नहीं कि भिन्न होती क्या है। आपने बच्चे को कभी ये बताया नहीं कि लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक होता क्या है। आप जब तक जो अवधारणा आप पढ़ा रहे हो बच्चे को ये समझाओगे नहीं कि वो है क्या, बच्चा उसके साथ कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, बच्चा कभी इसको प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो गणित को आगमनात्मक, आप उच्च स्तर पर जाकर के निगमनात्मक पद्धतियों का, निगमनात्मक सूत्रों का आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जब वो बच्चों के साथ पहली बार, और ये बच्चों की नींव गणित की कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण यही है। और आपको याद है मैंने लिखाया था कि क्योंकि गणित को आगमनात्मक पद्धतियों से पढ़ाना प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ गणित की विधि अगर पूछी जाती है गणित में तो आंख बंद करके ढोल बजा के बैंड बजा करके इसका उत्तर भी आगमन विधि होता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमन विधि गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इसलिए क्योंकि वहां पे आगमन में है ही व्यवस्था ये कि अवधारणा को परिचय देकर के आप पढ़ाओगे। तो गणित को आगमनात्मक पद्धतियों से न पढ़ाना, और गणित को आगमनात्मक पद्धति से न पढ़ाना, फिर इसका परिणाम होता है चौथा बिंदु, चौथा बिंदु, गणितीय अवधारणाओं, गणितीय अवधारणाओं का अवबोध उचित रूप से, उचित रूप से न हो पाना तथा बालकों का, तथा बालकों का रटने पर बल देना। तो बच्चा जब समझ ही नहीं पाता है अवधारणा क्या है तो फिर क्या करता है, वो रटता है, फिर वो रटता है। और गणितीय अवधारणा समझी जाती है। मैं एक वाक्य हजारों बार बोलता हूं, चूंकि मैं गणित का खुद शिक्षक हूं, गणित साइकोलॉजी मेथड्स और गणित तो मूल विषय है, तो मैंने एक वाक्य हजारों बार बोला होगा, ज्ञान को गणित कभी पढ़ा नहीं जाता है, गणित कभी सीखा नहीं जाता है, गणित को जिया जाता है। अगर गणित में मजबूत होना है तो गणित को जियोगे तो गणित सीखोगे। तो गणितीय सोच गणित बनानी होती है। तो बच्चा अवधारणा को सीख ही समझ ही नहीं पाया है तो फलस्वरूप क्या करेगा, वो अवबोध विकसित हो नहीं पाए तो वो रटने पर बल देगा, और रट रट करके गणित कभी जिंदगी में किसी के काका भी नहीं कर सकते। चलिए, तो चौथा गणितीय अवधारणा का बोध सिद्ध। अगला इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी, वो कौन सा है? आधारभूत दक्षताओं, आधारभूत दक्षताओं,
और आपको याद है आधारभूत दक्षताएं, मैंने गणित के अंदर पढ़ाया है इस बात को कि गणित के अंदर आधारभूत दक्षताएं दो मानी गई हैं। मैंने जब सिलेबस गणित का शिक्षण वीडियो को प्रारंभ किया, वहां पर एक टॉपिक है गणित की प्रकृति, गणित का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति। तो वहां पर मैंने इस बात को बताया है कि गणित के अंदर आधार, जैसे भाषा जो होती है, भाषाओं में आधारभूत दक्षताएं चार होती हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये आधारभूत मूलभूत दक्षता है, यानी कि भाषा को सीखनी तो आपको ये चार सबसे पहले विकसित करनी होंगी, तब आप भाषाएं सीख पाओगे। गणित में आधारभूत दक्षताएं दो होती हैं, और जब तक आप ये दो आधारभूत दक्षताएं नहीं सीखते हो, नहीं समझते हो, तो कभी जिंदगी में गणित नहीं सीख सकते। और ये आधारभूत दक्षताएं होती हैं संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान। और ध्यान रखो, संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान से ही गणित आगे बढ़ता है। और बच्चों को सबसे ज्यादा गणित में जो कमजोरी होती है वो संख्या ज्ञान, संक्रिय ज्ञान में होती है, और विशेष तौर पर संक्रिय ज्ञान में। जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग देने, वर्गमूल निकालने, बच्चे ऐसी क्रियाओं को बच्चा प्रॉपर कर ही नहीं पाता है, कर नहीं पाता है। फलस्वरूप उसकी नींव जो होती है ना, वो भुरभुरी होती है। जरा सा कठिन प्रश्न आया, उसकी नॉलेज की जो बिल्डिंग होती है गणित की, वो भर भरा करके गिर जाती है, फिर वो धराशायी हो जाता है। फिर कहता है कि गणित समझ में नहीं आता। अरे समझ में आएगा कहां से, जो बेसिक चीज है उसको तो मजबूत करना है। तो आधारभूत दक्षताओं, और आधारभूत दक्षताएं कौन सी? संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान तथा संख्या ज्ञान तथा संक्रिया ज्ञान का सुदृढ़ ना होना। तो आधारभूत दक्षताएं जो है उसकी, वो उसकी कमजोर है, इसलिए गणित शिक्षण कराना। फिर ऐसी स्थिति में, फिर जब बच्चे को संख्या ज्ञान, संक्रिय ज्ञान प्रॉपर है ही नहीं, और फिर गणित शिक्षक गणित पढ़ाए, तो दिक्कत तो उसको आनी आनी है गणित शिक्षक को। ये गणित शिक्षण की एक और प्रमुख चुनौती। अगला, छठवीं प्रमुख चुनौती, आधारभूत दक्षताएं हो गई। गणितीय अवधारणाओं का अवबोध, उचित आधारभूत दक्षताओं का सुदृढ़ न होना। हाँ चलो अगली, गणनात्मक कौशलों, गण, ये इसी से जुड़ा है, गणनात्मक कौशलों का ना होना। बच्चे में गणनात्मक कौशल ही नहीं है, और जो गणनात्मक कौशल नहीं है, मैं अपने उन दिनों को याद उठाता हूं जब मैं सेकंड ग्रेड टीचर हुआ करता था गणित का। तो उन दिनों में 9वीं 10वीं में जो बच्चे आते थे, उन 9वीं 10वीं के बच्चों में बड़ा दिक्कत ये होती थी कि आप 10वीं में, अब आप 10वीं में उन्हें बीजगणित में आप अच्छे अच्छे टॉपिक आप करा रहे हो, द्विघात समीकरण आप करा रहे हो, युगपत समीकरण आप करा रहे हो, आप रेखा गणित में जाकर के आप रेखा गणित के आयत, वृत्त के परिमाप, क्षेत्रफल, इनसे जुड़े प्रश्न आप करा रहे हो, आप ठोसाकृतियां, घन, घनाभ, शंकु, बेला, इनको आप पढ़ा रहे हो। आप अंक गणित में आप प्रतिशत, औसत, लाभ हानि के सवाल करा रहे हो, और क्योंकि 10वीं का सिलेबस आपको पूरा कराना है, और पता लगा कि उसको पट्टे को, उसको तो जोड़ना, घटाना, गणना करना ही नहीं आता है, तब आप अपना माथा पीटते हो कि मैं इसको इतने बड़े बड़े टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि 10वीं के सिलेबस में, और 10वीं का सिलेबस, और उसको अभी दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास की सामान्य गणना ही नहीं आती, गणनात्मक कौशल ही नहीं है, क्योंकि आधारभूत दक्षता है। तो फिर वो गणित कैसे पढ़ाए, तो ये सोच करके वो माथा पीटता है। और मुझे इसलिए पता है कि मैंने हजारों बार अपना माथा ऐसे पीटा होगा उन दिनों में जब मैं सेकेंडरी टीचर हुआ करता था। तो बड़ी दिक्कतें आती थी उस समय। लेक्चरार के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लेक्चरार में मैं देखता हूं कि वो सेकंड ग्रेड में टीचर जो 10वीं क्लास का जो बोर्ड का फिल्टर होता है, अच्छा थर्ड ग्रेड टीचर को दिक्कत नहीं होती है, उसे तो आरटी एक्ट करना, तो ऊपर उठा के फेंकना है। तीसरी वाले ने उठा के फेंक दिया चौथी में, चौथी ने उठा के फेंक दिया पांचवी में, पांचवी में पुनः परीक्षा के माध्यम से फिर उठा के फेंक दिया छठवीं में, सातवीं में। ऐसे वो तो थर्ड ग्रेड वाले तो ऊपर फेंकते जाते हैं बच्चों को, और फेंकते फेंकते 9वीं में पहुंचा देते कि चल सारा कचरा 9वीं में पहुंच जा। तो थर्ड ग्रेड वालों को ये टेंशन नहीं होती है। लेक्चरर को टेंशन यूं नहीं होती है कि वो 10वीं बोर्ड का फिल्टर लगा है, तो फिल्टर में कचरा कचरा ऊपर रह जाता है, ढंग का माल नीचे निकल आता है। तो 50 बच्चों ने दिए, उसमें से 30 बच्चे ढंग के पास होकर के आ गए, वो अब 12वीं में उसको दिक्कत नहीं आनी है, विशेष दिक्कत नहीं आनी है। सबसे ज्यादा मर्दा हो जाता है सेकंड ग्रेड वाले का। चलिए, तो गणनात्मक कौशलों का ना होना। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, गणित से बेहद कनेक्ट होने वाला, गणित शिक्षण के दौरान, गणित शिक्षण के दौरान उचित शिक्षण विधियों, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग न होना।
उचित गणित शिक्षण की विधि, और ये शिक्षक अगर कर रहा है तो शिक्षक के सामने चुनौती आएगी। अब जहां जिस टॉपिक को गणित में आगमन से पढ़ाना है, जहां निगमन से पढ़ाना है, जहां विश्लेषण या संश्लेषण विधियों का प्रयोग करना है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे प्रदर्शन का प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे हैं जहां पे प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है, तो शिक्षण की विधियां अगर उचित ना हो तो निश्चित तौर पर आप मान लें कि वो गणित का जो टॉपिक है, वो अवधारणा है, वो फिर बच्चे के सामने उचित प्रॉपर रूप से वो संप्रेषित नहीं हो पाती है। तो शिक्षण विधियों का उचित ना होना, ये एक अब इस गणित शिक्षण की चुनौती होती है। अगला कौन से नंबर का हो गया ये अपना? 7वां, 8वां। गणित विषय, गणित विषय के अध्यापक का स्वयं दक्ष न होना। गणित विषय के अध्यापक का स्वयं दक्ष, गणित का अध्यापक है वो वही स्वयं दक्ष नहीं है। और ये मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विद्यालय में गणित गणित का ही अध्यापक पढ़ा रहा हो। और आप देखिए, मैं एक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये थोड़ी सी व्यवहारिक स्थिति है कि गणित विज्ञान के शिक्षक जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगे हैं, उनमें हमारे वो सारे बच्चे जो विज्ञान बैकग्राउंड से हैं, बायो बैकग्राउंड से हैं, निश्चित तौर पर उन्हें अपने टाइम में गणित पढ़ने में कठिनाई उनको कहीं ना कहीं आई होती है। उनमें से कुछ बच्चे गणित में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चों को जब मैं देखता हूँ क्लास में, तो उन बच्चों में ज्यादातर बच्चों का, विज्ञान बैकग्राउंड वालों का गणित कमजोर होता है, गणित बैकग्राउंड वालों का बायो और वो वाला पार्ट कमजोर होता है। ये सामान्य तौर पर देखने में आता है। अब वो जो विज्ञान का टीचर है, वो गणित विज्ञान के तौर पर नियुक्त है, वो जब गणित पढ़ाएगा निश्चित तौर पर उसने खुद ही अवधारणाओं को बहुत अच्छे से आत्मसात नहीं किया है, वो बच्चों को कैसे डिलीवर करेगा? तो ये अच्छा, इसको भी चलो छोड़ो, वो विज्ञान वाला बेचारा तो भी अच्छी ठीक ठाक तरीके से, कम से कम कई स्कूलों में गणित का शिक्षक नहीं तो आर्ट्स वाले गणित पढ़ा रहे हैं। और मैं इस बात को दृढ़ता से हमेशा इस बात को बोलता हूं, अपवादों को छोड़ दिया जाए कोई एक आध परसेंट, तो गणित एक ऐसा विषय होता है जिसे गणित पढ़ा हुआ व्यक्ति ही पढ़ा सकता है। मैं गणित का टीचर होने के नाते दृढ़ता से डंके की चोट बैंड बाजी के साथ इस बात को बोल सकता हूं, गाजी बाजी के साथ, कि गणित विषय के पढ़ाने में केवल वो व्यक्ति न्याय कर सकता है जो गणित का खुद हो, क्योंकि उसने गणित को बचपन से जिया होता है। और गणित बचपन से जिए होने के आधार पर ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि गणित में बड़ी बड़ी समस्याएं हल करना गणित सीखना नहीं होता है। आप छोटी छोटी अवधारणाओं को आप जानते हो, उन बारीकियों को, उन अंतरों को आप समझते हो, तब गणित मजबूत बनाया जाता है। और कोई बड़ा सवाल हल कर लेना, ये एक तरीके से काम चलाना होता है। ऐसे बच्चे जरा सा गणित में प्रश्न घूमे तो धराशायी हो जाते हैं। आप वो बच्चा जो गणित में छोटी छोटी चीजों को सीख करके आया है, तभी वो गणित में मजबूत होता है, फिर सवाल कैसा भी आए। और ये काम केवल वही कर सकता है जिसने खुद उन छोटी छोटी चीजों को समझा होता है। इसीलिए मैं इस बात को कहता हूं कि गणित गणित पढ़ने वाला ही व्यक्ति गणित पढ़ा सकता है, ये गणित के साथ है। बाकी अन्य विषयों में शायद आप पढ़ करके पढ़ा सकते हो, गणित को आप पढ़ करके भी नहीं पढ़ा सकते। और अगर पढ़ के कोई पढ़ा रहा है, कोई ये कहता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बता सकता हूं 100 में से 99 98 लोग, 1 या 2% अपवाद मैंने छोड़ दिए, उनमें से 99 98% लोग वो गणित पढ़ के पढ़ा नहीं रहे हैं, गणित पढ़ के गणित को धकिया रहे हैं। बस उनका काम चल रहा है और उनकी शिकायत कोई हो नहीं रही है, बच्चों को कोई कंप्लेन विशेष महसूस नहीं हो रही है, लेकिन उनके द्वारा निकला हुआ प्रोडक्ट जो है वो एफिशिएंट नहीं होगा, ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। गणित में कम से कम ये स्थिति है। अब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अन्य विषयों में, हिंदी में, अन्य विषयों में इतनी दिक्कत नहीं आती। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा दोष उस गणित का, उस टीचर का भी नहीं, गणित विषय की प्रकृति ही ऐसी है, संरचना ही ऐसी है। तो गणित विषय के अध्यापक का स्वयं की नहीं, अध्यापक का स्वयं दक्ष ना हो ना, वो अध्यापक स्वयं दक्ष नहीं है, तो ये एक। अच्छा, अगला 9वां बिंदु, अमनोवैज्ञानिक अमनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना। तरीकों मतलब शिक्षण तरीकों, अमनोवैज्ञानिक शिक्षण तरीकों का प्रयोग करना, अर्थात इसको सरल भाषा में देखेंगे, इसका मतलब क्या है? अर्थात बालकों की बालकों की
मानसिक योग्यताओं, मानसिक योग्यताओं, क्षमताओं के अनुरूप शिक्षण ना हो। ध्यान रखो, इसमें सारी चुनौतियों में वो सारे बिंदु मैं ले रहा हूं जिसमें गणित का शिक्षक फेस कर रहा है और उसके अंदर खुद के अंदर कमियां हैं, वो दोनों चीजें मिलकर के गणित की चुनौतियां हैं। जैसे हमने पहले पेज में लिया कि बच्चा पूर्वाग्रह लेकर के आया है, गणित विषय की संरचना तार ये गणित का अध्यापक फेस करता है और गणित का अध्यापक स्वयं दक्ष नहीं है, वो तरीके से ही प्रयोग नहीं कर रहा है, ये गणित विषय के शिक्षक के अंदर, और दोनों मिलकर के कुल चुनौतियां बनती है। तो बच्चों की जो मानसिक क्षमता है, योग्यताएं, बच्चा कितना दक्ष है, इस पर मैं एक बिंदु और लिख देता, फिर ये 9वां बिंदु कंप्लीट हो जाएगा। 9वां और 10वें को आप एक साथ देखेंगे। 10वां बिंदु है वैयक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांतों का पालन न करना। वैयक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांतों का पालन न करना। वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत का मतलब क्या है? आपकी कक्षा में, हर कक्षा समूह में निश्चित तौर पर प्रतिभाशाली, औसत और पिछड़े, गधेड़े, ये सब प्रकार के बालक होते हैं और उन बालकों को उनकी मानसिक क्षमताओं के अनुसार, अलग अलग बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुसार शिक्षण कराना होता है और गणित में तो ये विशेष तौर पे जरूरी होता है। तो आप बच्चों की जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनके अनुरूप शिक्षण नहीं कराते हो, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत का आप पालन नहीं करते हो, तो निश्चित तौर पर फिर आपको गणित शिक्षण में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये गणित शिक्षण की चुनौती है। अगला 11वां एक और लिख देता हूं, विषयगत अरुचि। विषयगत, विषयगत अरुचि। और ये विषयगत अरुचि ये गणित के साथ ज्यादा होती है। मतलब किसी को गणित में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब इंटरेस्ट नहीं तो इंटरेस्ट कैसे पैदा करें, ये आपके ऊपर एक चुनौतीपूर्ण होता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को सब्जी खाता है, बच्चे को बैगन पसंद नहीं है, वो कई सारे, अब आप उसको बैगन के गुण बताओ कि बैगन खाना इसलिए गुणकारी है, लाभकारी है, बैगन ये करता है, बैगन वो कर देता है खाने से, बैगन तो तेरे को गामा पहलवान बना देगा। अब उससे रुचि नहीं है, उसे नहीं खाना तो नहीं खाना। अब आप ये कहोगे नहीं रुचि पैदा कर, तो आप कितना सफल हो पाते हो? ध्यान रखो, विषयगत अरुचि जो है ये इसका एक प्रमुख कारण होता है। तो सबसे ज्यादा प्रमुख कारण, अब इनके कुछ उपचार की हम बात करेंगे कि ये सारी की सारी जो चुनौतियां, इनसे निपटा कैसे जाए। तो इनसे निपटने के जो बिंदु हैं गणित शिक्षण की चुनौतियों में, इसका एक दूसरा दूसरा पहलू हम देखते हैं। गणित शिक्षण की चुनौतियों, गणित शिक्षण की चुनौतियों से निपटने के उपाय, ये भी आप देख लें, निपटने के उपाय। और निपटने के उपाय देखो क्या क्या हो सकते हैं, और जो हमने चुनौतियां बनाई हैं उन्हीं चुनौतियों में से ही हम निकालेंगे। और सबसे पहला पहला उपाय क्या होगा? सबसे पहला पहला उपाय मैंने कहा कि गणित की मूलभूत दक्षताओं यानी कि संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान, संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान को मजबूत करना। आप बच्चों की मूलभूत दक्षताओं को मजबूत कीजिए, आप नीचे से संख्या ज्ञान, संक्रिया ज्ञान को मजबूत बनाइए, बच्चा ऊपर जाकर के गणित में इन समस्याओं से फ्री होता जाएगा, समस्याओं से बचता जाएगा। नंबर 2, गणनात्मक कौशलों का विकास। गणनात्मक कौशलों का विकास, गणनात्मक कौशलों का विकास हो। तीसरा, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में, गणित शिक्षण में आगमनात्मक पद्धतियों के प्रयोग पर बल।
के प्रयोग पर बल। और इससे क्या होगा, आगमनात्मक पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, बच्चा अवधारणाओं को रटेगा नहीं, अवधारणाओं को समझेगा। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, भिन्नें क्या होती है, दशमलव संख्याएं क्या होती है, उनकी विस्तार प्रसार की क्या स्थिति होती है, अनुपात, समानुपात, औसत, लाभानी, प्रतिशत, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब क्या होते हैं। क्षेत्रफल परिमाप की अवधारणा, कई बार तो बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप को एक जैसे समझता है, इकाइयों में ही अंतर कर देता है। परिमाप की इकाई में स्क्वायर सेंटीमीटर लगा रहा है, उसको गधेड़े को ये पता ही नहीं है कि परिमाप सेंटीमीटर में या मीटर में आएगी, जो भी इकाई है वर्ग नहीं आएगा उस पर। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं बच्चे ने समझी होती है। तो गणित आगमनात्मक पद्धतियों का के प्रयोग पर बल देना प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर। अगला, गणित की जटिल अवधारणाओं, गणित की जटिल अवधारणाओं, जटिल अवधारणाओं को समझाने के लिए, को समझाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्रियों का, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का अधिकाधिक प्रयोग करना, अधिकाधिक प्रयोग करना और अधिकाधिक प्रयोग करना। और ये आपको करना पड़ेगा। आप गणित की अवधारणाएं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अब जैसे मान लीजिए चौक का डिब्बा तो क्लास में ही होता है, तो गत्ते का डिब्बा, तो गत्ते के डिब्बे को उठा करके आप घनाभ और घन के कॉन्सेप्ट को आप समझा सकते हो। जब आप व्रत पढ़ाते हो, तो मेरे गुरुजी थे, वो जब भी व्रत पढ़ाते थे, मेरे को बचपन की आज तक याद है, क्लास में जो बच्चियां बैठी रहती थी, तो किसी बच्ची के हाथ से चूड़ी निकलवाते थे कि बेटा चूड़ी दे 5 मिनट के लिए, वो चूड़ी निकाल करके वो सब कुछ व्याख्या कर देते, तो बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता था। फिर उन्होंने एक दिन बताया कि चूड़ी जो होती है वो व्रत नहीं होती है। तो हमने कहा कि यार ये गुरुजी पहले तो बता रहे थे कि ये चूड़ी तो व्रत है। मैं छोटा था तो पढ़ता था, मुझे बड़े अच्छे गुरुजी मिले। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे गणित के ऐसे गुरुजी मिले जिन्होंने मुझे गणित को जीना सिखाया। आज मैं उनका नाम भी लेता हूँ, आदरणीय दाऊदयाल जी सिंघल, मेरे धौलपुर जिले के बाड़ी में। वो बहुत बुजुर्ग हैं आज, और निश्चित तौर पर मैं बचपन में जब उनसे गणित पढ़ा हूँ, तो उन्होंने गणित में कहीं मुझे स्टैंड अगर मैं कहीं आज करता हूं, इसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। और मेरा कर्तव्य बनता है कि उन गुरुजी का मैं हृदय से सम्मान करूं और प्रत्यक्ष मेरी भावनाएं उन तक पहुंचे। तो वो जिस तरीके से समझाते थे, तो जब मैंने कहा यार गुरुजी बता रहे थे कुछ दिन पहले कि चूड़ी को लेकर के ये तो व्रत है, और आज कह रहे हैं कि चूड़ी व्रत नहीं होती है, वो चूड़ी तो खोखला बेलन है। तो मैंने फिर वो जैसे उन्होंने फिर क्या किया, बच्ची के हाथ से ज्यादा चूड़ियां उतरवाई, 5-6 चूड़ियां, और 5-6 चूड़ियों को उन्होंने लगाकर फिर उन्होंने बताया कि देखो ये खोखला बेलन है। तो चूड़ी जो ठोस रूप में है, वो ठोस आकृति बन जाएगी, वो खोखले बेलन का एक वो है। हम व्रत तब जब एक प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, प्लेन पे ड्रॉ, जैसे अगर मान लीजिए आपने प्लेन पे ड्रॉ किया है तो व्रत है। लेकिन अगर मान लीजिए वो ये आपके हाथ में काट करके आपने ले ली, जैसे आप ये तो व्रत है, लेकिन आप इसे काट करके अपने हाथ में पकड़ लेंगे, तो फिर ये ठोस आकृति त्रिविमी बन जाएगी, तो ये डिस्क बन जाएगी। और डिस्क जो होती है, वृत्ताकार डिस्क जो होती है, वो ठोस बेलन का रूप होती है। आप ऐसी अनेकों डिस्कों को रख देंगे तो आपका ठोस, जैसे रोटियां होती है, आप कई सारी रोटियों को रख दे, वो ठोस बेलन बन जाता है। वैसे हम रोटी के लिए बोल देते हैं कि ये रोटी वृत्ताकार है, लेकिन वास्तव में ठोस बेलन का एक अंश होती है। जैसे किताब का पन्ना होता है, किताब का पेज, तो किताब का एक पेज जो होता है उसके लिए हम बोलते हैं आयत के आकार का है, लेकिन वो आयत के आकार का होता है, लेकिन आयत नहीं है, क्योंकि वो सारे पन्ने वो ठोस है, क्योंकि आप फिजिकली आपके हाथ में वो मिलकर के घनाभ बनाते हैं। किताब आपकी घनाभ के आकार की होती है। तो सर्व दृश्य सामग्रियों का जब आप प्रयोग अधिकाधिक करते हो, तो फिर आप निश्चित तौर पर गणित शिक्षण की चुनौतियों को कम करते हो। ये 5वां बिंदु है, असाधारण, असाधारण तथा विमंदित, तथा पिछड़े और विमंदित, विमंदित बालकों के लिए, बालकों के लिए शिक्षण की पृथक पृथक योजनाएं बनाना, शिक्षण की पृथक पृथक योजनाएं बनाना। हालांकि मैं इसका अलग से मैंने एक वीडियो, द्वितीय वीडियो डाला है, वो द्वितीय वीडियो इसका विस्तार है, इसके आगे की बात है,
वो भी गणित शिक्षण की चुनौतियों का एक भाग है। पृथक पृथक योजनाएं बनाना, और निश्चित तौर पर ये वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत का पालन होता है। असाधारण बच्चे जो गणित में असाधारण हैं, आप उनके लिए शिक्षण की पृथक से योजना बनाओगे, आप उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम, आप उनके लिए विशेष कक्षाएं, आप उनके लिए अधिकाधिक गतिविधियों के प्रयोग, आप उनके साथ कंटेंट के उन क्षेत्रों पे कुछ एडवांस स्तर की समस्याओं के बच्चों के साथ काम करोगे। ये आप उन प्रतिभाशाली बच्चों के, असाधारण बच्चों के साथ आप काम करते हो, ये उन चुनौतियों की बात होती है। और जो कमजोर बेमंदित बच्चे होते हैं, उनके साथ आप अलग प्रकार से काम आपको करना होता है। आप उनके साथ मूलभूत क्रियाओं पे ज्यादा बल देते हो, आप उनके साथ सामूहिक क्रियाओं पे ज्यादा बल देते हो। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो असाधारण और पिछड़े बेमंदित बालकों के लिए गणित शिक्षण की योजना बनाना। तो विद्यार्थियों, एक बार मैं रिमाइंड कर लेता हूं, एक बार देख लें, ये इसके प्रमुख बिंदु हैं गणित शिक्षण की चुनौतियां। हमने जैसे कहा था कि गणित शिक्षण की चुनौतियां, प्रत्येक विषय वस्तु का शिक्षण जो होता है, हर सब्जेक्ट का शिक्षण, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता ही होता है। और उसके लिए आपको कई सारे शिक्षण कौशलों की जरूरत पड़ती है। और शिक्षण कौशलों में सुधार के लिए ही माइक्रो टीचिंग प्लान जो होता है, सूक्ष्म शिक्षण योजना आपने बनाई थी। तो हर विषय का शिक्षण ही चुनौतीपूर्ण है। गणित का थोड़ा सा ज्यादा शिक्षण चुनौतीपूर्ण होता है, और इसमें मैंने आपको बताया कि उसका एक तो गणित की संरचना ही जटिल है, तार्किक है, ऊपर से बच्चों के पूर्वाग्रह है। तो ये सारी चीजें हैं। तो गणित शिक्षक को कुछ अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और कौन कौन सी चुनौतियां हैं? हमने पहला बिंदु लिया, गणित की सर्पलाकार तार्किक प्रकृति होती है, जटिल संरचना होती है, इसलिए गणित शिक्षण चुनौतीपूर्ण होता है। गणित के प्रति बच्चा पहले से पूर्वाग्रह लेकर के आता है, ये गणित की समस्या होती है शिक्षण की। आगमनात्मक पद्धतियों से बच्चे ने पढ़ाई नहीं होता है, तो नींव कमजोर लेकर के आता है। तो इसमें मैं लिख देता हूं, इससे गणित की नींव कमजोर रहती है, इससे गणित की नींव कमजोर रहती है। तो जब नींव कमजोर होगी, तो फिर ऊपर की बिल्डिंग मजबूत कैसे बन सकती है? तो आगमनात्मक पद्धतियों का ना होना, गणितीय अवधारणाओं का अवबोध उचित तरीके से ना होना, तो फिर बच्चा रटेगा। मूलभूत क्रियाओं का, दक्षताओं का सुदृढ़ ना होना, ये बड़ी समस्या है। गणनात्मक कौशल बच्चे के अंदर नहीं है, ये बड़ी समस्या है। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया है अध्यापक ने, ये बहुत बड़ी समस्या है। गणित में कब किस टॉपिक को किस विधि से पढ़ाना है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अध्यापक स्वयं ही दक्ष नहीं है, अध्यापक को खुद ही पद्धतियों का ज्ञान नहीं है। अमनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग हो रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा है, विषयगत अरुचि है, बच्चा गणित में रुचि नहीं रखता है। तो फिर आपको गणित को, उसको डिलीवर करने में, उसको गणित में, और एक चुनौती में को लिख देता हूं, गणित विषय के प्रति इस चुनौती में गणित विषय के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, ये भी एक बिंदु लिख लो। हालांकि ये बात पहले बिंदुओं में शामिल है, लेकिन इन शब्दों में और लिख लो, नकारात्मक दृष्टिकोण। और नकारात्मक दृष्टिकोण जो है, नकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि बच्चा पहले से नेगेटिव एटीट्यूड लेकर के बैठा है। और मैं आपको देखो बता रहा हूं, मेरे जो गुरुजी थे ना, मुझे बचपन की आज तक उनकी याद रहती है कि जब वो गणित पढ़ाते थे, तो जैसे आप दो टीचरों की तुलना करें, ये टीचर ए और बी, अब ये गणित पढ़ाता है क्लास में, बच्चों को सवाल हल करा रहा है, मतलब आगमनात्मक पद्धतियों का भी प्रयोग नहीं करता है कोई ज्यादा या कोई ढंग से। लेकिन इसके अंदर एक बुरी आदत है, इसके अंदर बुरी आदत ये है कि जब भी बच्चे गणित का कोई सवाल पूछते कि सर ये गणित का सवाल नहीं आया, प्रश्नावली 6.4 का, गुरुजी तीसरा सवाल नहीं आया। अब गुरुजी क्या बोलते हैं, अच्छा तीसरा सवाल, ये अच्छे अच्छों पे नहीं आता ये सवाल, तेरी क्या औकात है, तू कर ले, तेरी क्या हिम्मत है, अबे ये सवाल तो अच्छे अच्छों पे नहीं आता, बहुत कठिन सवाल है, देख इसको। अब आप ऐसे बोल करके सवाल को हल करा रहे हैं। वही गुरुजी दूसरे गुरुजी हैं, इनके अंदर ये आदत है कि बच्चा कोई सा भी सवाल पूछे, कितना भी कठिन सवाल हो, किसी भी प्रश्नावली का कितना भी कठिन हो, बच्चों पर नहीं आया हो, वो जब भी इन दूसरे वाले गुरुजी से सवाल पूछते हैं कि सर ये वाला सवाल नहीं आया, उन गुरुजी को मुंह से हमेशा निकलता है, अरे यार ये नहीं आया, कितना सरल सवाल था, ये तो बड़ा सरल था, देख। अब बच्चों की मानसिकता, अब आप सोच के देखें कि जिस गुरुजी ने ये कहा कि ये तो बड़ा कठिन था, ये कहां से तेरे समझ में आ जाता, इसको अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते। अब बच्चा जब उसको सीख रहा होगा तो डर डर के सीख रहा हो, तो कितना अधिगम करेगा। और ये गुरुजी जो बोल रहे हैं, अरे ये तो बड़ा सरल था, अरे ये तो, इसको तो गधे से गधे बच्चा भी सीख जाता है, तू नहीं सीखा यार, देख। अब वो बच्चा साला टेंशन में आ जाता है कि गधा सीख जाता, मैं नहीं सीख पाया, इसका मैं गधे से भी गया बीता हूं। फिर वो क्या पूरी ताकत से, कि मैं गधा ना रहूं, फिर वो पूरी ताकत से कि यार गुरुजी बोले सरल है तो सरल ही होगा,
शायद मेरे से गलती हुई। एटीट्यूड जो होता है ना, एटीट्यूड बिल्ड होता है। ये जो नकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो सकारात्मक बदलना उसको एक टीचर के हाथ की बात होती है। क्योंकि मैंने कई बार कहा था, कई गुरुजी तो ऐसे होते हैं जो बच्चों को, ये हिंदी सामाजिक नहीं है, गणित है, पढ़ ले इसको। तो बच्चा यार वहां सोचने लगता है कि यार गुरुजी कह रहे हैं हिंदी सामाजिक नहीं है, गणित है, और हिंदी सामाजिक मेरे को बड़े सरल लगते हैं, और गुरुजी कह रहे हैं कि ये हिंदी सामाजिक नहीं है, गणित है, तो इसका मतलब ये कोई भारी भरकम आइटम है। तो पहला उसका वहां से एटीट्यूड नकारात्मक वहां से बनता है। कोई कोई गुरुजी तो ऐसे होते हैं कि गणित पढ़ ले मर जाएगा, गणित है इसका नाम, मर जाएगा, ढंग से पढ़ ले। तो फिर बच्चा वहां से दूसरा कॉन्सेप्ट बनाता है कि यार ये तो कोई मारने वाला आइटम है, मारने वाली चीज है। और कई कई गुरुजी तो ऐसे खतरनाक होते हैं, वो तो सीधी घोषणा कर देते हैं कि तेरा बाप भी गणित नहीं सीख सकता, तेरा बाप भी गणित नहीं सीख सकता। अच्छा, बच्चा वहां सुन के टेंशन फ्री हो जाता है, बापू ही नहीं सीख सकता तो मैं ही क्या करूंगा सीख करके। वो सीखना बंद कर देता है, वो अब सारा जो भार होता है वो अपना बापू पे ही डाल देता है। वो ये सोचता है कि मैं क्या करूंगा सीख कर। और ये जो नकारात्मक दृष्टिकोण बचपन से बिल्ड होता है, ये बड़े होते 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 बच्चे को गणित से दूर करने लगता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी, भावनात्मक तौर पर भी, सब तरीके से। और बच्चा गणित को हमेशा एक ऐसा जिन्न समझने लगता है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है। और मैं ऐसे हजारों लाखों बच्चों से आज तक मिल चुका हूं अपने पूरे शिक्षण करियर में, ऐसे हजारों नहीं लाखों बच्चों से, इतना लंबे शिक्षण करियर में। तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण से जुड़े, तो ये समझ जो आपकी बनी है इन बिंदु, अब ये सारे बिंदु मैंने लिखा है आपको समझाए, रटे नहीं है, ये सारे बिंदुओं पे आपकी समझ बनेगी। इस टॉपिक से सवाल आ जाएगा, बंदूक की गोली सा आप हल करोगे, ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि आपने समझ लिया है उन सारी बातों को। कुछ ये उपाय मैंने लिखा है, तो ये ठीक है विद्यार्थियों, ये आप देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने ये समझाया है। और इसका जो दूसरा पार्ट है असाधारण और विमंदित, वो इसी का विस्तार है। क्योंकि हम जब गणित शिक्षण की चुनौतियों से जूझते हैं तो प्रतिभाशाली यानी कि असाधारण बच्चों को गणित कैसे पढ़ाए, ये अपने आप में एक चुनौती होती है। कमजोर बच्चों को कैसे पढ़ाए, ये अपने आप में एक चुनौती होती है। चलिए फिर कुछ और नए टॉपिकों पे हम लोग मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।